गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जीव विज्ञान का जो पार्ट 5 है, पार्ट नंबर 31 का, वो पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 4, उसमें हमने पढ़ा था अंड जनन। क्या पढ़ रहे थे हम? अंड जनन। और अंड जनन में हमने अंड जनन की जो प्रावस्थाएँ थी, 3 प्रावस्थाएँ, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। उसमें हम पढ़ रहे थे वृद्धि प्रावस्था। किसके बारे में पढ़ रहे थे? वृद्धि प्रावस्था के बारे में पढ़ रहे थे। और वृद्धि प्रावस्था को हमने अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा था। कौन कौन सी? प्री वाइटेलोजेनेसिस, प्री वाइटेलोजेनेसिस, प्री वाइटेलोजेनेसिस, और दूसरी थी वाइटेलोजेनेसिस। प्री वाइटेलोजेनेसिस में हमने उप्लाज्मा में और केंद्रक में जो परिवर्तन हुए थे, उप्लाज्मा में व केंद्रक में परिवर्तन, ये हमने पढ़ लिए थे। किसमें? प्री वाइटेलोजेनेसिस में। और अब आज जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? वाइटेलोजेनेसिस के बारे में। किसके बारे में करेंगे? वाइटेलोजेनेसिस के बारे में। इस उप्रावस्था में जो हमारी वाइटेलोजेनेसिस प्रक्रिया है, इसमें क्या बता रहे हैं? इस उप्रावस्था में जो oocyte था हमारा, उसमें पीतक का निर्माण और संग्रह होता है। मतलब इस प्रावस्था में oocyte में जो अंडाणु था हमारा, उस oocyte में किसका? पीतक का निर्माण होगा और उसका क्या होगा? संग्रह। यानी पीतक बनेगा और बनकर के क्या होगा? संग्रह का मतलब पीतक का निर्माण होगा और पीतक उसमें इकट्ठा होगा, संग्रहित होगा। फिर पीतक प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड और न्यूक्लिक वसा युक्त संग्रहित भोजन है। मतलब ये पीतक क्या होता है? इस oocyte का संग्रहित भोजन है। और उस भोजन में क्या क्या पाए जा रहे हैं? प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स और न्यूक्लिक अम्ल। मतलब ये जो पीतक है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल युक्त क्या है? उसका भोजन है। क्या है? भोजन युक्त संग्रहित भोजन होता है। पीतक का निर्माण बाह्य अंडाशयी उत्तकों में होता है। और इस पीतक का निर्माण कहाँ पर बताया गया है? बाह्य अंडाशयी उत्तकों में। कहाँ पर बताया गया इसका निर्माण? बाह्य अंडाशयी उत्तकों में पीतक का निर्माण होता है। मतलब ये जो हम वाइटेलोजेनेसिस प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, इस प्रक्रिया में oocyte में क्या होगा? पीतक का निर्माण और संग्रह होगा। अब ये जो पीतक है वो क्या है? मतलब पीतक होता क्या है? तो क्या बताया है कि पीतक प्रोटीन, फास्फोलिपिड और न्यूक्लिक अम्ल युक्त संग्रहित भोजन है। इसका क्या है? ये भोजन है पीतक। मतलब पीतक से ही अंडाणु को पोषण मिलता है। कि अंडाणु को पोषण किससे मिलेगा? पीतक से मिलता है। और पीतक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, फास्फोलिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। सही। फिर ये बता रहे हैं कि इस पीतक का निर्माण कहाँ होता है? तो पीतक का निर्माण है बाह्य अंडाशयी उत्तकों में। किसमें होता है? बाह्य अंडाशयी उत्तकों में। कीटों में पीतक का निर्माण वसागाय तथा कशेरुकियों में पीतक का निर्माण यकृत में होता है। क्या कह रहे हैं? देखो, किसमें? कीटों में। कीटों में पीतक का निर्माण किसमें होता है? वसाकाय में। और कशेरुकियों में पीतक का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। अरे यकृत में बनता है हमारे पास पीतक, पितरस। तो कशेरुकियों में पीतक का निर्माण होता है कहाँ पर? यकृत में। और कीटों में पितरस का, इसका पित्त का निर्माण होता है किसमें? वसाकाय में। अब निर्माण स्थल से पीतक घुलनशील अवस्था में अंडाशयी कोशिकाओं में रक्त के द्वारा आता है। अब निर्माण स्थल मतलब पीतक बना तो कहाँ पर? यकृत में। और कहाँ तक आएगा? अंडाशय तक आएगा। तो अंडाशय तक ये घुलनशील अवस्था में किसके द्वारा आएगा? रक्त के द्वारा। इसके द्वारा आएगा? रक्त के द्वारा ये पीतक घुलनशील अवस्था में यकृत से कहाँ पर आएगा? अंडाशय तक आएगा। देखो, निर्माण स्थल से पीतक घुलनशील अवस्था में अंडाशय
कोशिकाओं में रक्त द्वार आता है, गोल्जी काय और ईआर की सहायता से पीतक रूपांतरित माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। किसकी सहायता से? गोल्जी काय व ईआर, इसकी सहायता से ये जो पीतक था वो किस में आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब पहले तो अंडाशयी कोशिकाओं में आएगा, किस में आएगा? अंडाशयी कोशिकाओं में। वो तो किसके द्वारा आया? जहां से बना वहां से घुलनशील अवस्था में रक्त के द्वारा पहुंचा। फिर कोशिका में से गोल्जी काय और ईआर की सहायता से ये किस में पहुंच जाएगा? किस में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा। यानी किससे? किसकी सहायता से? गोल्जी काय और ईआर की सहायता से ये रूपांतरित होकर किस में चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन? पीतक। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में क्या होगा? देखो जहां इसको घुलनशील अवस्था में बदल दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में इस पीतक को किस में बदला जाता है? अघुलनशील अवस्था में, क्योंकि रक्त में किस अवस्था में आया था? ये घुलनशील अवस्था में। मतलब जहां से बना वहां से ये किस अवस्था में? घुलनशील अवस्था में रक्त के द्वारा अंडाशय की कोशिकाओं में आया। अंडाशय की कोशिकाओं में गोल्जी काय और ईआर ने इसको क्या किया? रूपांतरित कर दिया और कहां पर भेज दिया? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया इसे वापस किस में बदलेगा? अघुलनशील में। किस में बदल देगा? अघुलनशील में रूपांतरित कर देगा। अघुलनशील में रूपांतरित। अघुलनशील में इसे क्या कर देगा? रूपांतरित कर देगा, जहां अघुलनशील अवस्था में बदल दिया जाता है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया बादल प्लाज्मा में, उप्लाज्मा में पीतक के संग्रह में सहायक होते हैं। इस प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया के बादल थे वो उप्लाज्मा के अंदर, किसके अंतर्गत? उप्लाज्मा के अंतर्गत पीतक को किसमें बदलने में? उप्लाज्मा में पीतक के संग्रह में सहायक होते हैं। उप्लाज्मा में पीतक के संग्रह में सहायक होते हैं। कौन? कौन सहायक है? माइटोकॉन्ड्रिया सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया सहायक होते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इसमें देखना। पीतक का रासायनिक संगठन अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न होता है। कि जो हम पीतक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पीतक। इसका रासायनिक संगठन क्या? रासायनिक संगठन। ये जो पीतक का रासायनिक संगठन है वो रासायनिक संगठन अलग अलग जातियों में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया उदाहरण मुर्गी के अंडे में। किसके लिए? मुर्गी के अंडे में पीतक में 32 से 33% फास्फोलिपिड, 32 से 33% क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड। 32 से 33% फास्फोलिपिड मुर्गी के अंडे में, और 16 से 17% क्या है? प्रोटीन्स। 16 से 17% पाई जाती है प्रोटीन। और प्रोटीन में भी दे रखा है कौन सी प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, फास्फोएटिन और लाइपोवाइटिल। 1% कार्बोहाइड्रेट और 48 से 49% जल। क्या पाया जाता है? 1% कार्बोहाइड्रेट और 48 से 49% क्या होता है? जल पाया जाता है। मतलब हम किसकी बात करें? ये कि पीतक का रासायनिक संगठन अलग अलग जातियों में अलग अलग पाया जाता है। यहाँ पर बात करें मुर्गी के अंडे, किसकी बात करें? मुर्गी के अंडे की। तो मुर्गी के अंडे में 32 से 33% होता है फास्फोलिपिड, समझ रहे हो, और 16 से 17% होती है प्रोटीन, 1% होता है कार्बोहाइड्रेट और 48 से 49% उसमें क्या होता है? जल। ये रासायनिक संगठन है किसका? मुर्गी के अंडे का। किसका है? मुर्गी के अंडे का। मतलब मुर्गी का जो अंडा है उसका रासायनिक संगठन बताया गया है। अब आगे देखते हैं हम, जो पीतक है वो दो प्रकार का होता है, एक तो प्रोटीन पीतक और एक वसा पीतक।
पीतक का प्रकार बता रहे हैं। तो पीतक जो है ना, ये अभी हम देख रहे हैं वो दो प्रकार का पीतक बताया गया है। एक तो होता है प्रोटीन पीतक, एक तो है क्या, प्रोटीन है पीतक, और एक क्या होता है, वसा पीतक। प्रोटीन पीतक और वसा पीतक। प्रोटीन पीतक का मतलब होगा उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, उसे कहेंगे प्रोटीन पीतक। और वसा पीतक का मतलब होगा जिसमें वसा की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब जिस पीतक में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है वो वसा पीतक कहलाएगा, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, प्रोटीन पीतक कहलाएगा। यहाँ फास्फोलिपिड ये वसा ही है, तो मुर्गी का अंडे वाला जो है वो कौन सा पीतक कहलाएगा, वसा पीतक। कौन सा कहलाएगा, वसा पीतक, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या है, वसा है, लिपिड वसा ही होती है, तो ये क्या है, वसा है। प्रोटीन क्या है, कम है, इसलिए कौन सा पीतक हुआ, वसा पीतक हुआ। कौन सा पीतक हुआ, वसा पीतक। अब वो जो वसा पीतक है, देखो विभिन्न प्राणियों में पीतक फिर दो रूपों में पाया जाता है। रूप इसके दो बताए, एक तो कणिका में पीतक और दूसरा दो दे रखा है, वो दे रखा है पीतक प्लेटलेट्स। फिर रूप बताएं इसके दो, ये तो प्रकार बताए हैं दो, कौन कौन से, प्रोटीन पीतक और वसा पीतक। जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होगी वो प्रोटीन पीतक, जिसमें वसा ज़्यादा होगी वो वसा पीतक। फिर इसके रूप बता रहे हैं कौन कौन से, एक तो कणिका में पीतक और एक प्लेटलेट से पीतक, प्लेटलेट्स पीतक। कणिका में पीतक और प्लेटलेट्स पीतक, ये दो प्रकार के इसके रूप और बताए गए हैं। कणिका में पीतक में तो क्या होगा, जो पीतक होगा वो छोटे छोटे, ये पीतक छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है और संपूर्ण उपप्लाज्मा में समान रूप से वितरित रहता है। ये पाया जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स में। किसमें पाया जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स में। प्रोटोकॉर्डेट्स में, प्रोटोकॉर्डेट्स में मतलब इसमें क्या होगा, जैसे ये कोशिका है तो इसमें पीतक ऐसे कणों के रूप में संपूर्ण उपप्लाज्मा में फैला हुआ रहेगा। संपूर्ण जो उपप्लाज्मा, संपूर्ण उसका प्लाज्मा द्रव्य था उसमें पूरे में फैला हुआ होगा कणों के रूप में, और ये पाया जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स में। किसमें पाया जाता है, प्रोटोकॉर्डेट्स में। और जो पीतक प्लेटलेट्स है, इसमें क्या बताया कि अधिकांश कशेरुकियों में होता है। इसमें यौक बड़े बड़े कणों के रूप में पाया जाता है, जिसको हम पीतक प्लेटलेट्स कहते हैं। कि इसमें पीतक होता है ना, वो बड़े बड़े कणों के रूप में होता है। किसमें, प्लेटलेट्स में, जिसको क्या बोलते हैं, पीतक प्लेटलेट्स कहते हैं। मतलब उसमें तो छोटे छोटे कणों में पूरे में फैला हुआ है, और इसमें क्या होगा, बड़े बड़े कणों के रूप में पाया जाएगा, जिसको बोलते हैं पीतक प्लेटलेट्स। और ये अधिकांश किसमें पाया जाता है, कशेरुकियों में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, कशेरुकियों में पाया जाता है। तो यहाँ तक देखो, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं हमारी कौन सी, वाइटेलोजेनेसिस प्रक्रिया। उसमें सबसे पहले क्या हुआ कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, उस साइट में पीतक का निर्माण और संग्रह होता है। पीतक में होता क्या है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक अम्ल भोजन के रूप में संग्रहित रहते हैं। पीतक का निर्माण कहाँ पर होता है, बाह्य अंडाशयी उत्तकों में होता है। फिर क्या बताया कि विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं उनमें पीतक जो होता है वो अलग अलग जगह पर बनता है। जैसे बताया किसमें, कि कीटों में पीतक का निर्माण कहाँ पर बताया, वसाकाय में। और कशेरुकियों में पीतक का निर्माण कहाँ पर बताया, यकृत में। यहाँ से निर्माण स्थल से, जहाँ ये पीतक बना, वहाँ से घुलनशील अवस्था में ये अंडाशय की जो हमारी कोशिकाएं हैं वहाँ पर पहुँचता है। फिर वहाँ से गोल्जिकाय और ईआर द्वारा ये रूपांतरित होकर किसमें पहुँच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के जो समूह हैं या बादल हैं वो इसे किसमें बदल देते हैं, अघुलनशील पदार्थ में रूपांतरित कर देते हैं। और उपप्लाज्मा में पीतक, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, उपप्लाज्मा में पीतक के संग्रह में क्या करता है, सहायता करता है। फिर हम देख रहे हैं पीतक के अलग अलग प्रकार के प्राणियों में पीतक का जो रासायनिक संगठन क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मुर्गी के अंडे में किसमें रासायनिक संगठन होता है, मुर्गी के अंडे में 32 से 33% फास्फोलिपिड होता है, 16 से 17% प्रोटीन होती है, 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, 48 से 49% जल होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये जो पीतक हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक है प्रोटीन पीतक और एक है वसा पीतक। प्रोटीन पीतक किसे कहा, जिस पीतक में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है उसे प्रोटीन पीतक, और जिस पीतक में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है उसे वसा पीतक कहते हैं।
उसके बाद में इसके रूप दो प्रकार के बताए, इसके स्वरूप कणिका में पीतक और प्लेटलेट्स पीतक। कणिका में पीतक कि इसमें पूरे उपप्लाज्मा में पीतक छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में फैला हुआ रहता है और ये पाया जाता है प्रोटोकोडेट्स में। और इसमें पीतक क्या होता है, बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में, बड़े बड़े कणों के रूप में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, और ये पाया जाता है कशेरुकियों में। इससे आगे हम पहले इसको लिखते हैं, उससे बाद में इससे आगे हम समझते हैं। तो दूसरी प्रक्रिया डाल लो, वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस, और इसमें लिखो, इस उपप्रावस्था में प्राथमिक oocyte में, इस उपप्रावस्था में, इस उपप्रावस्था में प्राथमिक oocyte में इस उपप्रावस्था में प्राथमिक oocyte में पीतक का निर्माण तथा संग्रह होता है। पीतक का निर्माण तथा संग्रह होता है। पीतक का निर्माण तथा संग्रह होता है। संग्रह होता है। आगे लिखो, पीतक प्रोटीन्स, पीतक प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड्स, एवं न्यूक्लिक वसायुक्त है। न्यूक्लिक अम्ल नहीं निकला, न्यूक्लिएट वसायुक्त संग्रहित भोजन है। वसायुक्त संग्रहित भोजन है। फिर आगे अलग लाइन में लिख दो, अलग लाइन में, पीतक का निर्माण बाह्य अंडाशयी ऊतकों में होता है। पीतक का निर्माण बाह्य अंडाशयी ऊतकों में होता है। बाह्य अंडाशयी ऊतकों में होता है। अंडाशयी ऊतकों में होता है। आगे लिखो, कीटों में पीतक का निर्माण वसाकाय में, कीटों में पीतक का निर्माण वसाकाय में तथा कशेरुकियों में पीतक का निर्माण यकृत में होता है। तथा कशेरुकियों में पीतक का निर्माण यकृत में होता है। पीतक का निर्माण यकृत में होता है। यकृत में होता है। सब क्यों भूल गया आज तक। आगे देखो, अलग लाइन में लिख जो, लाइन बदल रहा ना। निर्माण स्थल से पीतक घुलनशील अवस्था में घुलनशील अवस्था में अंडाशयी कोशिकाओं में रक्त के द्वारा आता है। अंडाशयी कोशिकाओं में रक्त के द्वारा आता है। अंडाशयी कोशिकाओं में रक्त के द्वारा आता है। आगे लिखो,
गोल्जी काय तथा ईआर की सहायता से 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 पीतक रूपांतरित माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, रूपांतरित माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, जहां इसको अघुलनशील अवस्था में बदल दिया जाता है, जहां इसको अघुलनशील अवस्था में बदल दिया जाता है, अघुलनशील अवस्था में बदल दिया जाता है। आगे लिखो अलग लाइन में, इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रियल बादल, इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रियल बादल इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रियल बादल उप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रियल बादल उप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रियल बादल उप्लाज्म में पीतक के संग्रह में सहायक होते हैं, पीतक के संग्रह में सहायक होते हैं। आगे लिखो, अलग लाइन में लिखो, पीतक का रासायनिक संगठन अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न होता है, पीतक का रासायनिक संगठन अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग जातियों में क्या होता है, अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है, लिख लिया। आगे लिखो, उदाहरण के लिए मुर्गी के अंडे में या मुर्गी के अंडे के पीतक में, उदाहरण के लिए मुर्गी के अंडे के मुर्गी के अंडे के पीतक में है लिख लो, ये लिख लो ऐसे 32 से 33% फास्फोलिपिड, 32 से 33% फास्फोलिपिड, बत्तीस से 33% फास्फोलिपिड्स, 16 से 17% प्रोटीन्स, 16 से 17% प्रोटीन्स, 16 से 17% प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट, 1% कार्बोहाइड्रेट, समझ लिया, और 48 से 49% जल। ये किसका संगठन हो गया, पीतक का संगठन हो गया ना।
किसमें? मुर्गी के अंडे में ना। आगे अलग लाइन में लिखो, यौक दो प्रकार के होते हैं, यौक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रोटीन पीतक, प्रोटीन पीतक नंबर 1 प्रोटीन पीतक, और प्रोटीन पीतक में लिख लो क्या, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, लिख लिया। आगे लिखो दूसरों वसा पीतक, और इसमें क्या लिखोगे, इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, वसा पीतक, और उसमें लिख लो इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। वसा की मात्रा अधिक होती है, लिख लिया। फिर आगे लिखो, विभिन्न प्राणियों में पीतक दो रूपों में पाया जाता है। अलग लाइन में लिखो, विभिन्न प्राणियों में पीतक दो रूपों में पाया जाता है। विभिन्न प्राणियों में पीतक दो रूपों में पाया जाता है। विभिन्न प्राणियों में पीतक दो रूपों में पाया जाता है। कितने? दो रूपों में पाया जाता है, लिख लिया। विभिन्न प्राणियों में पीतक दो रूपों में पाया जाता है। नंबर 1 लिखो, पहला कणिका में या कणिकीय, कणिका में या कणिकीय पीतक। इसमें लिखो, यह पीतक छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। यह पीतक छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। यह पीतक छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है तथा संपूर्ण उपप्लाज्म में समान रूप से वितरित रहता है। तथा संपूर्ण उपप्लाज्म में संपूर्ण उपप्लाज्म में समान रूप से वितरित रहता है। समान रूप से वितरित रहता है। आगे लिख लेना, यह है प्रोटोकोर्डेट्स में पाया जाता है। यह है प्रोटोकोर्डेट्स में पाया जाता है। 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 आगे लिखो, दूसरा पीतक प्लेटलेट्स। पीतक प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स पीतक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले प्लेटलेट्स लिख दो, पहले प्लेटलेट्स लिख दो, या पीतक प्लेटलेट्स लिख लो। इसमें लिखो, अधिकांश कशेरुकियों में पीतक बड़े बड़े कणों के रूप में पाया जाता है। अधिकांश कशेरुकियों में पीतक बड़े बड़े कणों के रूप में पाया जाता है। अधिकांश कशेरुकियों में पीतक बड़े बड़े कणों के रूप में पाया जाता है, जिनको पीतक प्लेटलेट्स कहते हैं। जिनको पीतक प्लेटलेट्स कहते हैं।
यहाँ तक देख लिया। अब देखते हैं आगे, ये जो पीतक प्लेटलेट्स हैं वो भी, उसके बारे में भी देखते हैं कि किस में किस प्रकार का पाया जाता है और इसमें भी कौन कौन से अणु हैं। देखो, पीतक प्लेटलेट्स में बताया कि उभयचरों की जो पीतक प्लेटलेट्स हैं वो कैसे होती है, अंडाकार और चपटी। उभयचरों की पीतक प्लेटलेट्स, उभयचरों की जो पीतक प्लेटलेट्स हैं उनका आकार बता रहे कैसी, अंडाकार तथा चपटी। अंडाकार तथा चपटी होती है। उभयचरों की जो पीतक प्लेटलेट्स हैं वो बताइए कैसी, अंडाकार तथा चपटी होती हैं। उसके बाद में बता रहा है क्या कि इसमें फोस्फोवाइटिन, तथा फोस्फोवाइटिन और लाइपोवाइटेलिन पाए जाते हैं। लाइपोवाइटेलिन पाए जाते हैं किसमें, पीतक प्लेटलेट्स में। किसमें, पीतक प्लेटलेट्स में क्या बताया गया है, फोस्फोवाइटिन और दूसरा नाम क्या दिया गया है, लाइपोवाइटेलिन। लाइपोवाइटेलिन ये पाए जाते हैं किसमें, पीतक प्लेटलेट्स में। अब क्या कह रहा है सुनना कि फोस्फोवाइटिन है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी, 8.4%। फोस्फोवाइटिन में प्रोटीन की मात्रा 8.4% होती है। और लाइपोवाइटेलिन है, क्या है, लाइपोवाइटेलिन है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी, 17.5%। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 17.5%। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उभयचरों की जो पीतक प्लेटलेट्स है वो अंडाकार चपटी हैं। अब इसमें जो पीतक प्लेटलेट्स है इसमें क्या बताया गया है, फोस्फोवाइटिन और लाइपोवाइटेलिन। फोस्फोवाइटिन जो है उसमें क्या बताया गया, प्रोटीन की मात्रा 8.4% और इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है कितनी, 17.5%। उसके बाद में देखो, प्रत्येक पीतक प्लेटलेट्स के एक अणु में, प्रत्येक पीतक प्लेटलेट्स है ना उसके एक अणु में एक अणु लाइपोवाइटिन के और 2 अणु किसके हैं, फोस्फोवाइटिन के। मतलब सुनना, ये हमारी पीतक प्लेटलेट्स है। अब इस पीतक प्लेटलेट्स में 2 अणु तो इसके होंगे, एक अणु इसका होगा, तब जाकर क्या बनेगी, पीतक प्लेटलेट्स बनेगी। कि प्रत्येक पीतक प्लेटलेट्स में एक अणु तो लाइपोवाइटेलिन का है और 2 अणु किसके हैं, फास्फोवाइटिन के, तब जाकर क्या बनेगी, हमारी पीतक प्लेटलेट्स बनेगी। तो जो अब पीतक प्लेटलेट्स बनी उसमें अगर हम प्रोटीन की कुल मात्रा देखें तो कितनी हुई, 8.4, इसमें है एक में तो 2 हो गई तो कितनी हो गई, 16.8 और एक ये हुई 17, हुई कि नहीं, 32 या 33%। प्रोटीन कितनी होगी इसमें, 32 या 33%। अब आगे क्या कह रहे हैं इसमें, ये पीतक प्लेटलेट्स षटकोणीय व्यवस्था दर्शाती हैं और इनकी अगर हम व्यवस्था देखें, आकार देखें तो कैसी व्यवस्था बताई गई है, षटकोणीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था दर्शाती है, षटकोणीय व्यवस्था दर्शाती है। ये पीतक प्लेटलेट्स की जो संरचना बताई है वो कैसी दर्शाती है, षटकोणीय व्यवस्था दर्शाती है। ये हमारा जो वाइटेलोजेनेसिस की प्रक्रिया थी वर्दी प्रावस्था में वो पूरी हुई यहाँ पर। तो जो लिखा था उससे आगे और लिखो, मतलब ये 2-3 लाइन और लिख लो। एक तो उभयचरों की पीतक प्लेटलेट्स, उभयचरों की पीतक प्लेटलेट्स
अंडाकार तथा चपटी होती हैं। उभयचरों की पीतक प्लेटलेट्स अंडाकार तथा चपटी होती हैं। अंडाकार तथा चपटी होती हैं। आगे लिखो, इसमें फोस्फाइटिन, व लाइपोवाइटेलिन पाए जाते हैं। लाइपोवाइटेलिन पाए जाते हैं। लिख लिया। आगे लिखो अलग लाइन में, फोस्फाइटिन में प्रोटीन की मात्रा, फोस्फाइटिन में प्रोटीन की मात्रा 8.4%। फोस्फाइटिन में प्रोटीन की मात्रा 8.4% तथा लाइपोवाइटेलिन में प्रोटीन की मात्रा 17.5% होती है। 17.5% होती है। फिर अलग लाइन में लिखो, प्रत्येक प्लेटलेट्स में एक अणु किसका है? एक अणु बताओ, एक अणु किसका है? लाइपोवाइटेलिन का। एक अणु लाइपोवाइटेलिन से तथा दो अणु फोस्फाइटिन से लगे रहते हैं। आगे लिखो, ये पीतक प्लेटलेट्स षटकोणीय व्यवस्था दर्शाती हैं। षटकोणीय व्यवस्था दर्शाती है। ये हमारा जो वृद्धि प्रावस्था थी इसकी, वो क्या हो गई? पूरी। अब देखते हैं तीसरी अवस्था, कौन सी? परिपक्वन अवस्था। कौन सी देखते हैं? परिपक्वन अवस्था। तीसरी जो अवस्था है वो है इसकी परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था किसके बारे में बात करें हम? परिपक्वन प्रावस्था। देखो, परिपक्वन प्रावस्था डाल लो, पहले इसको समझ रहे हैं। अंडजन की परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब अंडजन की ये जो परिपक्वन प्रावस्था है उसमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इसके फलस्वरूप क्या होता है? एक अगुणित प्राथमिक oocyte से क्या होगा? मतलब एक द्विगुणित प्राथमिक oocyte था, मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा कि एक द्विगुणित 2n प्राथमिक oocyte, एक द्विगुणित प्राथमिक oocyte से विभाजन के द्वारा क्या बनेगा? एक द्विगुणित प्राथमिक oocyte से एक अगुणित ओटिड और 3 अगुणित ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब
अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान क्या होगा, इससे सुनना। फर्स्ट और फिर ये सेकंड। यानी एक तो बनेगा ओटिड, क्या बनेगा, ओटिड, जिससे निर्माण होगा किसका, अंडाणु का। और ये तीन क्या बनेंगे, ध्रुवीय काय, पोलर पिंड, क्या बनेंगे, ध्रुवीय काय। क्या है, तीनों चारों क्या है, अगुणित। ये थोड़ी आकार में बड़ी होगी और ये क्या होंगे, आकार में छोटे होंगे। तो इससे क्या कह रहा है कि इसमें जो अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है उससे जो हमारी द्विगुणित प्राथमिक oocyte कोशिका थी उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, और अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान एक तो ओटिड बनेगा और तीन ध्रुवीय काय बनेंगे। कैसे होंगे वो, अगुणित। कैसे बनेंगे, अगुणित। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, परिपक्वन अवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। परिपक्वन अवस्था को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। पहला तो कौन सा बताया गया, जिसको प्रथम परिपक्वन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन कहते हैं। मतलब प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है उसको बोलेंगे हम प्रथम परिपक्वन विभाजन, और दूसरे को द्वितीय परिपक्वन विभाजन। तो इसको दो भागों में बांट दिया, प्रथम परिपक्वन विभाजन और द्वितीय परिपक्वन विभाजन। प्रथम परिपक्वन विभाजन में क्या होगा, इसमें कौन सा, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होगा। प्रथम परिपक्वन में क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होगा, और इससे क्या होगी कि हमारी जो ये प्राथमिक oocyte द्विगुणित कोशिका थी उससे दो कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं, दो कोशिकाएं बनेंगी, एक ये बड़ी कोशिका और एक छोटी। सही। तो ये जो बड़ी कोशिका बन रही है उसको तो बोलते हैं, देखो इसके फलस्वरूप एक बड़ी अगुणित द्वितीय oocyte और एक छोटी अगुणित ध्रुवीय काय का निर्माण। मतलब ये प्राथमिक oocyte था, इससे निर्माण हुआ है किसका, द्वितीय oocyte का। किसका निर्माण हो गया, द्वितीय oocyte का निर्माण हो गया। मतलब इसमें प्रथम विभाजन हुआ, उससे एक बड़ी अगुणित द्वितीय oocyte का निर्माण हुआ और एक छोटा ध्रुवीय काय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, ध्रुवीय काय का निर्माण हुआ। किसमें, प्रथम विभाजन में। अब द्वितीय परिपक्वन विभाजन, कौन सा विभाजन है, द्वितीय परिपक्वन विभाजन। ये ध्यान देना, अंडाणु में जो द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है ना, वो निषेचन से तुरंत पहले होता है। द्वितीय परिपक्वन विभाजन कब होता है, निषेचन से तुरंत पहले होता है। उस समय तक ये हमारा द्वितीय oocyte अवस्था में ही रहता है। उसके बाद में इसमें कौन सा विभाजन होता है, द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है। देखो द्वितीय परिपक्वन विभाजन में अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होता है। इसके फलस्वरूप द्वितीय oocyte में अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड के द्वारा एक ओटिड और एक ध्रुवीय काय 2 का निर्माण होता है। मतलब एक तो क्या बना, ओटिड, क्या बना, ओटिड, और एक क्या बन गया, ध्रुवीय काय का निर्माण हो गया। इसी समय इस ध्रुवीय काय में निर्माण होगा तो दो ध्रुवीय काय बन जाएंगे। तो ये अब ध्रुवीय काय तो कितने हो गए, 3, और ओटिड जो है हमारा अंडाणु वो क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं इसमें, मतलब इससे ध्रुवीय काय फर्स्ट में अर्धसूत्रीय विभाजन, ध्रुवीय काय फर्स्ट में अर्धसूत्रीय विभाजन जो है हमारा सेकंड के द्वारा क्या बनेंगे, दो ध्रुवीय काय का निर्माण। ध्रुवीय काय में भी अर्धसूत्रीय विभाजन होगा ना सेकंड, तो उससे भी कितने, दो ध्रुवीय काय बन जाएंगे। अंत में क्या हुआ यहाँ पर, इस प्रकार अंडजनन में एक प्राथमिक oocyte से केवल एक ओटिड का निर्माण होता है और इस ओटिड ही क्या कहलाता है, हमारा अंडाणु। मतलब ये ओटिड क्या कहलाता है, हमारा अंडाणु। तो इस प्रकार प्राथमिक oocyte से कितने अंडाणुओं का निर्माण हुआ, एक अंडाणु का निर्माण। कितने अंडाणु बने, एक अंडाणु का। बल्कि शुक्राणु में कितने बने थे, 4। मतलब एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका थी ना, उसमें विभाजन हो रहे थे, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो कितनी शुक्राणु पूर्वी बने थे, 4, और 4 से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो एक शुक्राणु मात्र कोशिका और एक अंडाणु मात्र कोशिका। प्रश्नों में प्रश्न है एक कि 25 शुक्राणु मात्र कोशिका और 25 अंडाणु मात्र कोशिका से कितने शुक्राणु और कितने अंडाणु बनेंगे, कितने शुक्राणु और कितने अंडाणु बनेंगे। ऑप्शन में होगा 100 शुक्राणु 100 अंडाणु, पहला ऑप्शन 100 शुक्राणु और 100 अंडाणु। कितनी कोशिकाएं ली हमने, 25 शुक्राणु मात्र कोशिका और 25 ही अंडाणु मात्र कोशिका। दूसरी में लिया
तो क्या बना 25 शुक्राणु और 25 अंडाणु। तीसरे ऑप्शन में है 100 शुक्राणु 25 अंडाणु, और चौथे ऑप्शन में है 25 शुक्राणु और 100 अंडाणु। तीसरा ऑप्शन है इसका वो सही है क्या, कि क्योंकि एक शुक्राणु से कितने बनते हैं 4, तो 25 से कितने बन गए 100 बन गए, 25 और 100। और बल्कि अंडाणु में एक अंडाणु जो प्राथमिक उस साइड से कितने अंडाणु बन रहा है, एक ही बन रहा है, इसलिए 25 से कितने बनेंगे 25 अंडाणु ही बनेंगे। तो एक अंडाणु मात्र कोशिका है, उससे एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, 3 क्या बनते हैं ध्रुवीय काय बनते हैं। ऊटिड ही अंडाणु कहलाता है। सामान्यतः द्वितीय परिपक्व विभाजन अंडाशय के बाहर होता है। द्वितीय परिपक्व विभाजन कहाँ पर होता है, अंडाशय के बाहर। मैंने अभी बताया था निषेचन से तुरंत पहले होता है। तो निषेचन कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में। निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में। तो इसका मतलब द्वितीय परिपक्व विभाजन कहाँ हुआ, अंडाशय से बाहर। कहाँ पर हुआ, अंडाशय से बाहर, अंडवाहिनी में। देखो कुछ प्राणियों में निषेचन से पूर्व है तथा कुछ में निषेचन के साथ साथ होता है। मतलब ये द्वितीय परिपक्व विभाजन कुछ प्राणियों में तो निषेचन से तुरंत पहले होता है और कुछ प्राणियों में निषेचन के साथ साथ संपन्न होता है। कई एकशेरुकियों में दोनों परिपक्व विभाजन अंडाशय में पूर्ण हो जाते हैं। कई एकशेरुकियों में बता रहे हैं, नॉन कोऑर्डिनेट में बता रहे हैं कि ये जो दोनों विभाजन है वो अंडाशय में ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन कशेरुकियों में पहला विभाजन है वही अंडाशय में होता है, दूसरा विभाजन है वो अंडाशय से बाहर होता है। कुछ में तो निषेचन से तुरंत पहले हो जाता है और कुछ में क्या होता है निषेचन के साथ साथ पूरा होता है। सही। तो ये हमारा परिपक्वन विभाजन जो हुआ, परिपक्वन हुआ, वो प्रावस्था पूरी हुई। कोई दिक्कत नहीं। तो परिपक्वन प्रावस्था पॉइंट डालो, लिखो परिपक्वन प्रावस्था। इसमें लिखो अंडजनन की परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अंडजनन की परिपक्वन प्रावस्था में, अंडजनन की परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित प्राथमिक ऊसाइड से अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप एक द्विगुणित प्राथमिक ऊसाइड से, एक द्विगुणित प्राथमिक ऊसाइड से एक अगुणित ऊटिड, एक अगुणित ऊटिड, पीछे ऊटिड नहीं, क्या बोला हम आगे ने अंडाणु ना, एक अगुणित ऊटिड तथा तीन अगुणित ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण होता है, तथा तीन अगुणित ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीन अगुणित ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण होता है। लिख लिया, आगे लिखो अलग लाइन में। परिपक्वन प्रावस्था को दो भागों में विभाजित करते हैं। परिपक्वन प्रावस्था को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर एक लिखो प्रथम परिपक्वन विभाजन, और ये मैं लिख लियो डैश लगा, प्रथम परिपक्वन विभाजन डैश लगाओ और लिखो। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट होता है।
अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन स्पष्ट होता है। आगे लिखो, इसके फलस्वरूप एक बड़ी अगुणित द्वितीयक ऊसाइड, एक बड़ी अगुणित द्वितीयक ऊसाइड तथा एक छोटी अगुणित ध्रुवकाय पष्ट या ध्रुवकाय का निर्माण होता है। ऐसे लिख लो, यानी एक तो द्वितीयक ऊसाइड बन गया बड़ा अगुणित और एक छोटी ध्रुवकाय का निर्माण होता है। सही। दूसरा डालो, द्वितीय परिपक्वन विभाजन। द्वितीय परिपक्वन विभाजन इसमें लिखो, द्वितीय परिपक्वन विभाजन में इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक ऊसाइड से एक ऊटिड तथा एक ध्रुवकाय का निर्माण होता है। एक ऊटिड व एक ध्रुवकाय का निर्माण होता है। एक ऊटिड तथा एक ध्रुवकाय का निर्माण होता है। लिख लिया? आगे लिखो, एक ऊटिड व एक ध्रुवकाय का निर्माण होता है। आगे लिखो, ध्रुवकाय पष्ट भी ये ध्रुवकाय पष्ट था ना, यहाँ पर ध्रुवकाय पष्ट भी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड द्वारा दो ध्रुवकायों का निर्माण करती है। दो ध्रुवकायों का निर्माण करती है। आगे अगला लाइन में लिखो, सभी ध्रुवकाय छोटी व अनुपयोगी होती हैं जो अंततः विघटित हो जाती हैं। सभी ध्रुवकाय छोटी व अनुपयोगी होती हैं जो अंततः विघटित हो जाती हैं। लिख लिया? आगे लिखो, अलग लाइन में, इस प्रकार अंडजनन में एक प्राथमिक ऊसाइड से केवल एक ही ऊटिड का निर्माण होता है। एक प्राथमिक ऊसाइड से एक ही ऊटिड का निर्माण होता है। ऊटिड का निर्माण होता है।
ऊटिड का निर्माण होता है। आगे लिख लो, यह ऊटिड ही अंडाणु कहलाता है। यह ऊटिड ही अंडाणु कहलाता है, मतलब इस ऊटिड को क्या नाम दे दिया गया है? अंडाणु। अंडाणु कहलाता है। आगे लिखो, अलग लाइन में, सामान्यतः द्वितीय परिपक्वन विभाजन अंडाशय के बाहर होता है। सामान्यतः द्वितीय परिपक्वन विभाजन अंडाशय के बाहर होता है। आगे देखो, कुछ प्राणियों में निषेचन से पूर्व तथा कुछ में निषेचन के साथ साथ होता है। कुछ प्राणियों में निषेचन से पूर्व, कुछ प्राणियों में निषेचन से पूर्व तथा कुछ में निषेचन के साथ साथ होता है। कुछ प्राणियों में निषेचन से पूर्व तथा कुछ में निषेचन के साथ साथ होता है। निषेचन के साथ साथ होता है, लिख लिया। आगे अलग लाइन में लिखो, अलग लाइन से, कई एकशीय रुकियों में दोनों परिपक्वन विभाजन, कई एकशीय रुकियों में दोनों परिपक्वन विभाजन अंडाशय में ही पूर्ण हो जाते हैं। अंडाशय में ही पूर्ण हो जाते हैं। अंडाशय में ही पूर्ण हो जाते हैं। यह हमारा अंड जनन की जो प्रक्रिया थी उसकी जो तीनों प्रावस्थाएं थी, कौन कौन सी? गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था, वो तीनों प्रावस्थाएं पूरी हो गई। अब इस पार्ट में छोटा सा टॉपिक बच रहा है, एक तो अंडाशयी पुट्टिकाएं और एक स्तनधारी अंडे की संरचना। जैसे हमने शुक्राणु की संरचना देखी थी, उसी प्रकार हम स्तनधारी के जो अंडा है उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। स्तनधारी का अंडा कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। और एक देखेंगे हम क्या, अंडाशयी पुट्टिकाएं। तो ये दोनों छोटा सा टॉपिक है, वो देखेंगे हम कब, अगली क्लास में। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।